प्रिंस बोजी एक जायंट पेरेंट्स के यहाँ पैदा होता है, लेकिन फिर भी वो बोस किंगडम में सबसे छोटा इंसान है जो कभी चला। वो कमज़ोर, बहरा और भोला है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हिम्मत रखता है अपने सर ऊंचा करके चलने की। उसका दिन मैदान में दौड़ते हुए और अपने पिता की ज़मीन पर घूमते हुए जानवरों के साथ खेलते हुए गुजर जाता है। अपनी कमियों की वजह से बोजी अपनी उम्र के और छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलता, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के बीच गलत फहमियाँ हो सकती है और बोजी अक्सर लोगों के मजाक का शिकार बनता है। एक दिन अपना दिन बिताते वो एक शैडो क्रिएचर केज से मिलता है, जो तुरंत उसे छुरी दिखा के उसके कपड़े चुराने की कोशिश करता है। पहले केज को समझने में बोजी को मुश्किल होती है, लेकिन फिर वो उसके होंठों को पढ़ता है और केज के दिए गए हुक्मों को मानने लगता है। केज उससे अपने कपड़े उतारने को कहता है और अगले दिन वही जगह पर वापस आने को कहता है, जो बोजी बिना झिझक में मान लेता है। अगले दिन बोजी केज से मिलने वही जगह पर जाता है, ज़्यादा कपड़े पहन के, ताकि केज उन्हें चुरा सके। केज कहता है कि बोजी बेवकूफ़ है जो बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेते हैं। बोजी उसे कहता है कि उसे उसकी कंपनी पसंद है और वो सिर्फ उसके साथ रहने की परवाह करता है, और दोनों दोस्त बन जाते हैं। बोजी कपड़ों से भरा होता है जो केज ले लेता है और वो नंगा घर वापस आता है। एक दिन बोजी केज को घर ले आता है और उसकी सौतेली माँ क्वीन हीलिंग उसका और भी मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि वो हमेशा नंगा घर आता है। वो बोजी को कहती है कि कपड़े पहन के अपने पिता से मिलने जाने को। कपड़े पहनते वक्त बोजी अपने दिन भर के मजाक उड़ाने के लिए रोता है, लेकिन जल्दी से अपने चेहरे पर हिम्मत लाता है और केज उसे देखता है। केज उसके लिए अफसोस महसूस करता है और उसके साथ जज्बाती तौर पर और ज़्यादा ही बुरा महसूस करता है। बोजी अपने पिता किंग बोस से मिलने जाता है, जो रैंकिंग सिस्टम में 7th प्लेस पर है। किंग उसे कहते हैं कि वो इतना ताकतवर बनने की अपने किंगडम को रूल कर सके, और थॉमस को उसके तलवारबाजी सिखाने का हुक्म देता है। थॉमस ये मान लेता है और उसकी तलवारबाजी सिखाना शुरू करता है। ट्रेनिंग के दौरान बोजी को छोटा सौतेला भाई, जो उसे बड़ा और ज़्यादा डेवलप हुआ है, प्रिंस दाइदा आता है और थॉमस को चैलेंज करता है। वो स्पर करता है और बोजी थॉमस और दाइदा दोनों की प्रशंसा करता है। थॉमस दाइदा से हार जाता है, जिसका ताकत वो किंग बोस के बराबर मानता है, और बोजी अपनी तलवार लेके उसकी जगह बचाव करता है। ये मैच घर में अनाउंस होता है और सब इंटरेस्टेड लोग इसे देखने आते हैं। दाइदा पहले अटैक करता है, लेकिन बोजी बार बार बच जाता है, जब तक वो दाइदा के सिर पर एक हल्का सा ब्लो मार के काउंटर अटैक नहीं करता, जो सबको इम्प्रेस करता है और केज भी चीयर करता है। हर बार जब बोजी बचता है और हल्का काउंटर अटैक करता है, दाइदा और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। थॉमस उन्हें रोकता है और बोजी को साइन करता है कि जो डॉजिंग बंद कर देता है, और दाइदा से मार खाता है। जब वो मैच के बीच में रोता है, ये बोजी के लिए और भी ब्रूटल हो जाता है, जब तक एपिस एक स्वॉर्ड ऑफ द किंग जो छत से देख रहा था एक भाला फेंकता है, जो फाइट को रोक देता है। दाइदा को मैच का विनर बनाते हैं। मैच से घायल हो जाता है और बिस्तर पर पट्टी बंधे हुए लेटे रहता है। वो थॉमस के वर्ड्स याद रखता है, जो उसने दाइदा के अटैक से पहले साइन किए थे, कि उसका फाइटिंग स्टाइल एक किंग की तलवारबाजी नहीं है, और वो बेड से एक नॉर्मल साइज्ड तलवार उठाने की कोशिश करता है। वो तलवार उठाने में फेल हो जाता है, क्योंकि वो छोटा है और उसके पास ताकत नहीं है। वो रोते हुए अपने आंसू बहाता है, जब तक केज उस पर एक सिक्का नहीं फेंकता। वो केज की तरफ मुड़ता है, लेकिन अपना आंसू पोंछता है और हिम्मत वाला एक्ट करता है, ताकि केज के सामने शर्मिंदा ना हो। केज उसे कहता है कि उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, और उसका तलवार चलाने का तरीका उसका अपना है। शर्मिंदगी को कम करने के लिए बोजी केज को बताता है कि उसके कपड़े कहाँ हैं, और केज उसे कहता है कि अब से वो उसे कुछ नहीं लेगा, क्योंकि वो अब उसके साथ है। केज बोजी के साथ रहता है जब तक बोजी सो जाता है। जब केज निकलता है, कोई रूम में आता है। उस औरत के पैर और कपड़े देखकर केज सोचता है कि वो बोजी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वो बोजी के ऊपर अपना हाथ रखती है, जो जादू से हरी रोशनी से चमकने लगते हैं, और धीरे धीरे बोजी के घाव ठीक होने लगते हैं। केज जाने लगता है और उसे मालूम होता है कि बोजी सुरक्षित है। केज बेबिन से मिलता है, जो एक स्नेक हैंडलर और डायडा का स्वॉर्डमैनशिप टीचर है, और केज से पहली बार कास्टल में मिल चुका है। जब वो बोजी से पहली बार मिला था, बेबिन केज को मारना चाहता है, क्योंकि वो एक शैडो क्रिएचर था जो असासिन क्लैन का था, लेकिन केज बच गया। अगले दिन कीज बूस मर जाता है और उसकी इच्छा को उसके शरीर के सामने पड़ा जाता है, जिससे अगला राजा पहला प्रिंस बोजी को बनाया जाता है। ये सबको चौंकाता है। क्वीन हीलिंग अपने लेट किंग की इच्छा का विरोध करती है और विल को
फाड़ देती है और प्रिंस दाइदा को नया किंग घोषित किया जाता है। बोजी इससे दुख महसूस करता है और दिल से रोता है। केज फिर से मिलने के बाद बेबिन बोजी को बताता है कि केज एक यात्रा पर निकल चुका है और वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। बोजी केज को ढूंढने के लिए निकलता है और वो स्नेक लायर जाता है जहाँ एक जायंट सांप मित्सुमाता रहता है जिसे उसने बचपन में बचाया था। मित्सुमाता बोजी को बताता है कि उसके मास्टर बेबिन ने केज को पकड़ लिया था लेकिन एक इम्पॉर्टेंट यात्रा पर भेज दिया जो बोजी को नहीं बता सकता, लेकिन वो उसे आश्वासन देता है कि ये यात्रा बोजी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। बोजी याद करता है कि कैसे उसे राजा बनने के लिए चुना गया था लेकिन उसकी कमज़ोरी की वजह से लोगों ने उसका विरोध किया और कैसे केज ने उसके साथ रहने का वादा किया था लेकिन अब वो उसकी मदद करने के लिए यात्रा पर है। बोजी केज का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। वो रानी से बात करता है लेकिन रानी उसे यात्रा पर जाने से मना कर देती है हमेशा की तरह। फिर वो महल के ऊपर से एक विंडो से भागने का फैसला करता है। रानी उसे रोकने के लिए आती है जब वो अपनी बनाई हुई रस्सी से लटक रहा होता है। डोर्श रानी का शील्ड उसे ऊपर खींचता है लेकिन बोजी चूसता है और रस्सी खुल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। क्वीन हीलिंग जल्दी से बोजी के आसपास आती है और उसे बेहोश पाकर ज़ोर ज़ोर से ग्रॉन करती है और हरी रोशनी से चमकती है। अपने कपड़े चीर के बोजी को घाव ठीक करती है। बोजी को याद आता है कि कैसे रात को मैच के बाद वो उसे ठीक करने आई थी जब वो सो रहा था। जब वो अकेली रेस्ट करने जाती है, हीलिंग को याद आता है कि कैसे पहली बार उसकी बोजी से मुलाकात हुई थी और उन्हें कैसे अपने रिश्ता बनाने में संघर्ष करना पड़ा। ये उसे थोड़ा नरम बनाता है और वो बोजी को यात्रा पर जाने की अनुमति देती है ताकि वो सीख सके, अनुभव प्राप्त कर सके और मजबूत बन सके। वो उसे उसका टीचर थॉमस और एक एड होकोरू के साथ भेजती है। बोजी अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। तीनों पहले एक गांव पहुंचते हैं जहां बोजी हाकुरू से दूर भागकर पपेट्स देखने, मार्केट में ये और वो खरीदने और वो फाउंटेन्स के पास सो जाता है। थॉमस और हाकुरू उसे बिना उसका बैग जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी के पाते हैं और हाकुरू को बोजी के पहले जगह खो देने के लिए डांट मिलती है। तीनों फिर डिनर करते हैं ताकि शांत हो सके और आगे का रास्ता सोच सकें। अगले दिन वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं और बोजी को बैग सड़क पर पड़ा मिलता है। सब कुछ ठीक मिलने पर वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं और सब प्लेन्स और ख़तरनाक जंगलों से गुजरते हैं। बोजी एक बटरफ्लाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब वो चल रहे होते हैं और उसका पीछा करता है। वो एक पिट में गिर जाता है जो स्पीयर से गार्डेड है और एक स्पीयर मैन से मिलता है जो उसका मालिक है। आदमी एक जंगली सुअर को मारकर फीस्ट करता है और बोजी के साथ नाचता है जब एक क्रिएशन ऑफ बोजी एक मुर्दे जानवर से नए जानवरों को बनाने की प्रक्रिया को देखता है। उसके बाद आदमी बोजी को इस प्रक्रिया के बारे में समझाता है और फैसला करता है कि वो बोजी को कुर्बान करेगा ताकि नए जन्म उसके शब्द से हो सके। बोजी को आराम करते समय बोजी के मीट को दूर से फेंक गए छुरी से छेड़ दिया जाता है जिसे वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। छेड़ दिया गया मीट खा गए थे, मर चुके हैं। मीट जहरीला था। कुत्तों को दफनाने के बाद वो दूसरे शहर जाते हैं जहाँ पे एक आग का गड्ढा है जिसे गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है जो अंडरवर्ल्ड का रास्ता है। डोमस हाकुरू को रात गुजारने के लिए जगह ढूंढने के लिए कहता है और ख़ुद बोजी को गेट्स ऑफ हेल दिखाने ले जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं डोमस बोजी को आग के गड्ढे में ढकेल देता है और वहीं छोड़ देता है मरने के लिए, लेकिन बोजी सेफली गड्ढे के फर्श पर उतर जाता है। जब वो इस पर आश्चर्य कर रहा होता है, केज उसके बैग से निकलता है और दोनों दोस्ती के आंसू बहाते हुए मिलते हैं। केज बोजी को बताता है कि वो उसके साथ तब से था जब से वो खिड़की से भागने की कोशिश करते हुए गिरा था और जब वो जहरीला मीट खाने वाला था। वो बताता है कि बेबिन ने उसे बोजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्यक्ति से मिलाने के लिए भेजा था। वो यात्रा पर जो कर रहे हैं उन्हें अंडरवर्ल्ड के और गहराई में ले जाएगी उस व्यक्ति से मिलाने के लिए। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं लेकिन बोजी गैस की बदबू महसूस करता है जो उन्हें बेहोश कर देती है। धुआं से आदमी निकलता है और बोजी और केज को अपने राइड्स पर उठा लेते हैं। उन्हें एक दूसरे किंगडम अंडरवर्ल्ड के एक किंगडम ले जाया जाता है। जब वो होश में आते हैं वो किंगडम को शासक किंग देशा से मिलते हैं जो रैंकिंग सिस्टम में दूसरे स्थान पर है। किंग देशा बोजी की कमी और ये इसकी उसका छोटा भाई राजा है इस पर मजाक उड़ाता है। वो उनके इरादे पूछते हैं और केज समझाता है कि वो उस व्यक्ति से मिलना है जो एक आम आदमी को किंग बनने लायक ताकत दे सकता है। किंग देशा मान लेता है कि वो ही व्यक्ति है जिसे वो ढूंढ रहे हैं और कहता है कि उसे व्यक्ति की स्किल लेवल को टेस्ट करना होगा
एक उनका नाइट जो बोची और केज को किंगडम में ले आया था, बोची को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। बोची को कहा जाता है कि वो नाइट पर एक वार करे जो ऑर्डर ऑफ द अंडरवर्ल्ड का कैप्टन है और जो अपनी ताकत और निर्दयता के लिए मशहूर है। बोची अपने सॉफ्ट स्ट्राइक्स नाइट पर मारने की कोशिश करता है, जो सिचुएशन को समझकर अपना गार्ड नीचे कर लेता है। देशा एक बार फिर बोची की कमज़ोरी का मजाक उड़ाता है और केज फिर से बोची को बचाव करता है। वो देशा को बताता है कि बोची की ताकत उसकी अटैक तरीके से डॉज करने की क्षमता में है। देशा फिर बोची को कहता है कि गार्ड को अपना अटैक नहीं लगने दे और बोची ऐसा ही करता है। वो अटैक्स को प्रिसिशन और स्पीड की डॉज करता है, जो रूम में सबको प्रभावित करता है। जब नाइट जो बोची से लड़ रहा होता है उसकी स्पीड का सम्मान करता है, सब देशा के अप्रूवल की तरफ देखते हैं। देशा अभी भी प्रभावित नहीं हुआ होता। वो कहता है कि बोची एक बैटल सर्वाइव कर सकता है लेकिन जीत नहीं सकता, क्योंकि वो अपने दुश्मन के आर्मर को नहीं तोड़ सकता। केज के बहुत समझाने के बाद भी देशा मना कर देता है, कहकर कि वो उस टैलेंट को रिफाइन नहीं कर पाता जो मौजूद ही नहीं है। किंग देशा उन्हें बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। केज बोची को हौसला देता है कि वो मेहनत करके स्ट्रांग बन सकता है। बोची मोटिवेट होता है और एक बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन फेल होता है। फिर एक छोटे पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी फेल होता है और वो पड़ता है। जब उसे लगता है कि वो वाकई में बहुत कमज़ोर है, के उसे कंफर्ट करता है। नाइट जिसे बोची ने स्पार किया था, अंगने कहता है कि वो जो रिकमेंडेशन लेटर लाए हैं उसे सही व्यक्ति को दें। जब वो पूछते हैं कि कौन, तो उन्हें बताया जाता है कि वो किंग का छोटा भाई प्रिंस देशपा है। किंग देशा अपने रंग में कुछ मज़े ले रहा था और उन्हें पहले से ही नहीं बताया गया था कि उस देशपा का साथ दुश्मनी थी, जो पैर नाइट्स के धन्यवाद करते हैं और प्रिंस देशपा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब वो उसे मिलते हैं, अपने आप को परिचित करते हैं और अपने आने का मकसद बताते हैं। देशपा अपनी सेवा के लिए मुआवजा मंगवाता है और केज के पैसे देने के बाद वो उन्हें अंदर बुलाता है। देशपा बोची पढ़कर पता लगाता है कि बोची कमज़ोर है और उसके शरीर में ताकत एक भी रस्सी नहीं है। फिर भी वो बोची को अपने शरण में ले लेता है और उसे उसकी पूरी क्षमता तक ट्रेनिंग देने का वचन करता है। बोची और केज घर की जान पहचान करने के बाद सो जाते हैं और बोची अगले दिन सुबह जल्दी उठकर घर का काम करता है और अपना नाश्ता बनाता है, जो सिर्फ वो ही खा सकता है क्योंकि वो एक बेबी जायंट है। देशपा फिर उसकी ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। रोज़ाना बोची पूरी लगन से ट्रेनिंग करता है, जब तक एक दिन केज जो बाहर सफाई कर रहा होता है एक जोर की आवाज़ सुनता है जो ज़मीन तक हिलाता है। वो ट्रेनिंग रूम में दौड़ कर जाता है जहाँ उसके प्रवेश पर पाबंदी होती है और देशपा से पूछता है कि क्या वो और बोची ठीक हैं। जब देशपा दरवाज़ा खोलता है, केज को बोची को एक पत्थर के सामने दिखाई देता है जो आधा कट चुका है। दरवाज़ा धीरे से उसके चेहरे पर बंद हो जाता है, जिससे वो बोची की प्रोग्रेस के बारे में सोचता रह जाता है। बोची अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है और देशपा आर्ट्स को पूरी तरह से सीख जाता है। बोची, केज और देशपा बोची के ट्रेनिंग के कॉम्प्लीमेशन को सेलिब्रेट करने निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, केज देखता है कि बोची के पास एक तलवार है और उसके बारे में पूछता है। बोची उसे घुमाता है और केज को प्रभावित करता है, लेकिन जब वो उसे शीट से निकालता है तो केज को उसके पतले और सुनीली जैसे दिखने पर निराशा होती है। देशपा केज को समझाता है कि बोची को एक सुनीला तलवार देना और उसे तलवार कहने किसी काम का नहीं है। केज बोची से माफ़ी मांगता है और वो अपनी सेलिब्रेशन के लिए निकलते हैं। जब वो खा रहे होते हैं, 3 मॉन्स्टर से जो अंडरवर्ल्ड के नागरिक हैं उनसे लड़ाई छेड़ने आते हैं। वो देशपा के लुक्स का मजाक उड़ाते हैं और देशपा एक पंच से उन लोग को उड़ा देता है, जो तुरंत रिग्रेट करते हैं। मॉन्स्टर वापस उठकर उससे पीटने लगते हैं, लेकिन बोची चुप नहीं बैठता और देशपा को लड़ते हुए देखकर बचाव करता है। बोची ब्लो मारने के बाद फिर से खड़ा होता है और कुछ अटैक्स को डॉज करते हैं और मॉन्स्टर के थोबड़े पे एक ब्लो लैंड करता है। मॉन्स्टर को बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जो बोची के पंच को नॉकआउट साबित करता है। बोची अपना वेपन नीडल तलवार निकालता है और कुछ अटैक्स डॉज करने के बाद मॉन्स्टर को एक झटके में हराता है और जो ज़मीन पर दर्द से चीखने लगता है। केज को लगता है कि बोची ने मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन देशपा उसके वाइटल्स चेक करके बताता है कि वो बस बेहोश हुआ है। देशपा फिर केज को बोची के कमज़ोर अटैक्स के पीछे का साइन समझाता है, जो फिर भी बड़े रिजल्ट देते हैं। पंच का सही जगह और टाइम पर लगना और नीडल को ऐसे स्टेप करना जो दिमाग या ब्लड वेसल्स को एक्सटेंसिव डैमेज ना करे। केज बोची की जीत का जश्न मनाता है और तीनों घर वापस आते हैं। रास्ते में देशपा बोची और केज को पहले आगे जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे कुछ काम है। वो जल्दी से कॉर्नर के आसपास दौड़ कर जाता है और मॉन्स्टर को पैसे देता है जो बोची से लड़ाई में भाग लिए थे। रात को जब बोची और केज बाहर बैठे होते हैं, केज फाइनली बोची को उसके कैस्टल में
हो रहे हैं सब कुछ बताने का फैसला करता है, जो उसे बेबिन ने बताया था। सब कुछ सुनने के बाद केज बोजी से पूछता है कि क्या वो क्या करेगा। बोजी को याद आता है कि कैसे डोमस ने उसका विश्वास तोड़ा था और वो डर जाता है कि क्वीन हेलिंग भी उसके साथ धोखा कर सकती है। वो चलने लगता है और केज उसके पीछे जाता है और उसकी हिम्मत की कमी के बारे में पूछता है। बोजी अपने आप को पंच करने और अपना सर ज़मीन पर मारने लगता है और ताकि अपनी हिम्मत वापस आ सके और घर लौटने का फैसला कर सके। बोजी और केज देशपा को अलविदा कहते हैं और वापस घर निकल पड़ते हैं। देशपा बोजी को अपने आप से प्यार करने और वैसे ही हिम्मत रखने के लिए प्रोत्साहित करता है जैसे वो है। अंडरवर्ल्ड ऑर्डर के नाइट्स आते हैं जब तीनों अपने अलविदा के रास्ते पर होते हैं और बोजी को वापस उसके किंगडम ले जाने की ऑफर देते हैं। देशपा उन्हें समझाता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स ने किंगडम में घुसपैठ की है और किंग देशा ने उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नाइट्स भेजे हैं। नाइट्स समझाते हैं कि क्रिमिनल्स कौन हैं और केज बोजी को उसकी नई ताकत के साथ प्रोत्साहित करता है जो देशपा आर्ट्स से मिली है। नाइट्स केज और बोजी को समझाते हैं कि कैसे क्रिमिनल्स ने शायद किंगडम में घुसपैठ की। केज और बोजी अंत में किंगडम पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्रिमिनल जो कास्टल से भाग गया था लोगों पर अटैक कर रहा है। ये क्रिमिनल सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि देशपा ने नाइट से कहा था कि उससे लड़े बिना उसके आने का इंतजार करे। क्रिमिनल ऊकर जो सॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहलाता है लोगों को काट चुका है, अब अंडरवर्ल्ड ऑर्डर के कैप्टन का सामना कर रहा है जो देशपा के खिलाफ जा रहे हैं। जब बोजी फाइट में हिस्सा लेना चाहता है नाइट उसे रोकता है क्योंकि देशपा ने कहा था कि ऊकोन से लड़ेगा तो बोजी हार जाएगा। नाइट बोजी से कहता है कि वो कास्टल जाए और क्वीन हेलिंग की रक्षा करे। बोजी और केज तेज़ी से कास्टल की तरफ बढ़ते हैं।